अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में और राजस्थान के कुछ इलाकों में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की जानें चली गई हैं, कफ सिरप पीने से जाने गई हैं। बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। बच्चे बीमार थे, माँ बाप को उम्मीद थी कि दवाइयाँ पीकर अच्छे हो जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि इतनी ज़्यादा बुरी घटना हो सकती है। एक कफ सिरप के कारण, दवाई कंपनियों की मुनाफाखोरी के कारण, दवाई कंपनियों के सिर्फ थोड़े से लाभ के कारण कुछ बच्चों की जानें चली गई हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह की घटनाएं पहले भी सैकड़ों बार हो चुकी है। कफ सिरप के मामले कई बार सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को इसके लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत बड़े पैमाने पर दवाइयों को एक्सपोर्ट करता है। और अभी 2022 की खबर है, गाम्बिया की। 2022 में उज्बेकिस्तान में भी, कैमरून में भी कुल मिलाकर सैकड़ों बच्चों की जानें चली गई, सिर्फ और सिर्फ कफ सिरप के कारण। इस तरह के मामलों में भारत की छवि खराब होती है, भरोसा टूटता है, और भरोसा जब भी टूटता है तो बड़ा नुकसान होता है भारत की छवि को। कंपनियों के लाभ की कीमत, कंपनियों के मुनाफे की कीमत लोगों की जान है, भारत की छवि है। इस तरह के मामलों में कुछ सवाल उठते हैं, ज़रूरी सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि भारत में दवाई कंपनियों में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही की जाती है, और गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में प्रशासन भी लापरवाही करता है। तो पहला सवाल इस लापरवाही को लेकर ही उठता है कि इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। दूसरा सवाल है कि दवाइयां बनाने में जिन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उन पदार्थों का भी उपयोग किया जा रहा है। तीसरी बात, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर खराब गुणवत्ता की दवाइयां भी मार्केट में बेच देती हैं और बड़े पैमाने पर लाभ कमाती हैं। और चौथी बात कि ऐसे मामलों में पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली फंडिंग पर भी सवाल उठते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें उच्च स्तर से ही इस तरह के मामलों में लापरवाही बरती जाती है, और कंपनियां लगातार इस तरह की चूक कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। कोई कोई सी घटनाएं जब इस तरह की बाहर निकल कर आती हैं, तब दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयां हो जाती हैं, लेकिन सच तो यही है कि कंपनियां बड़े पैमाने पर लापरवाही कर रही हैं। लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। तो क्या है पूरी घटना, हम इस एडिटोरियल में देखने वाले हैं। और अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहीं तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा कम होगा, भारत से एक्सपोर्ट कम होगा, और जब भी भरोसा टूटेगा भारत की छवि खराब होगी और भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि कफ सिरप से किसी की मौत कैसे हो सकती है, प्रशासनिक स्तर पर कहाँ चूक हो रही है, और सरकार इसको कैसे रोक सकती है। अगर कंपनियों की गलती के कारण किसी की जान चली जाती है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, और इसको लेकर क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो ये 4 सवाल हैं। पहला सवाल यही कि कब सिर्फ दवाइयों से किसी की मौत कैसे हो सकती है। दूसरा सवाल कि प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक ढांचे में कहाँ पर चूक हो रही है, सरकार इसे कैसे रोक सकती है। तीसरा सवाल है कि जब भी इस तरह की गलतियां होती हैं, कंपनियों की तरफ से लापरवाही होती है या जानबूझकर इस तरह की हरकतें कंपनियां करती हैं, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या क्या कार्रवाई होती है, उन्हें कौन सी सजा मिलती है। और चौथा सवाल कि इसको लेकर क्या क्या कानून बने हैं। तो अभी जो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में लगभग 16 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अनन फनन में बैठक बुलाई और भारतीय कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों को शेड्यूल एम का सख्ती से पालन करना चाहिए और सही गुणवत्ता की दवाइयां ही बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर सवाल उठता है कि शेड्यूल एम क्या है। शेड्यूल एम क्या है, अभी थोड़ी देर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसे अभी यहीं पर रख के चलते हैं। अभी जो मामला सामने आया है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की मौत हुई और संदेह जताया गया है कि मौत का कारण है कफ सिरप। यह कफ सिरप बनाई थी तमिलनाडु की एक कंपनी ने, मतलब तमिलनाडु में कंपनी है, वहां पर दवाइयां बनती है। कंपनी का नाम है श्रीसन फार्मा। तो श्रीसन फार्मा ने दवाइयां बनाई थी और इस दवाई के कारण बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को 1 अक्टूबर को एक पत्र लिखा और उसमें दवाइयों की जांच करने के लिए कहा था। तमिलनाडु सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने जांच की और पाया कि दवाइयों में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है। तो डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है दवाइयों में, जिसके कारण दवाइयां जहरीली हो गई और बच्चों को इससे नुकसान हुआ और बच्चों की मौत हुई। सवाल है कि ये डाइथिलीन ग्लाइकोल क्या चीज है जिसके कारण इतने बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। होता क्या है कि कफ सिरप बनाने में स्वीटनर में, मतलब कफ सिरप में स्वीटनर के रूप में सर्बिटॉल का उपयोग किया जाता है। सर्बिटॉल महंगा होता है और इसकी जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कर लिया जाता है कंपनियों के द्वारा। और यह जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है सर्बिटॉल की तुलना में सस्ता है, लेकिन इसकी मात्रा जहरीली भी हो सकती है। तो डाइथिलीन ग्लाइकोल एक प्रकार का स्वीटनर है, जहरीला अल्कोहल है,
और इससे बच्चों की किडनी पर या जो भी इसके उपयोग करता है उनकी किडनी पर नुकसान होता है। तो इसका असर जो हुआ है वो हमने देखा भी है। वैसे डाइथिलिन ग्लाइकोल का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पैसा बचाने के लिए कंपनियां सर्बिटॉल की जगह डाइथिलिन ग्लाइकोल का उपयोग कर लेती हैं। वैसे डाइथिलिन ग्लाइकोल का उपयोग होता है मोटर गाड़ियों में एंटी फ्रीज के रूप में। तो जो चीज़ गाड़ियों में एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग होती है, कंपनियां पैसा बचाने के लिए दवाइयों में डाल देती हैं। मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी रीनल बायोप्सी हुई। रीनल बायोप्सी क्या होता है? इसमें किडनी की जांच होती है। किडनी से टिश्यू के सैंपल लिए जाते हैं, फिर उसकी जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि किडनी में क्या क्या खराबियां हैं। तो मध्य प्रदेश में बच्चों की जिनकी मौत हुई या जो बीमार पड़े थे उनके रीनल बायोप्सी हुई और वहां पर पता चला कि उनकी किडनी फेल हो गई है। तो डाइथिलिन ग्लाइकोल किडनी को बुरी तरह से प्रभावित करता है और दवाई में डाइथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है, जिसकी जांच तमिलनाडु सरकार ने करवाई है। तो पूरी घटना ये है, मध्य प्रदेश में बच्चे बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिखी सीसन फार्मा की दवाई थी, कोल्ड्रिफ नाम था कफ सिरप का। इस कफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा थी और जिसके कारण बच्चों की किडनी पर बुरा असर पड़ा। रीनल बायोप्सी में पता चला है कि किडनी फेल हुई है और जब मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जांच की और जब तमिलनाडु सरकार को जांच करने के लिए पत्र लिखा तो तमिलनाडु सरकार की जांच में भी पता चला कि कंपनी की दवाई में डाइथिलिन ग्लाइकोल यानी डीईजी की मात्रा है। तमिलनाडु सरकार ने जांच में यह भी पाया कि कंपनियां गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपयोग नहीं कर रही थी। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जिनका उपयोग कंपनियों को करना चाहिए, जिनका उपयोग किया जाता है ताकि सही गुणवत्ता की दवाइयां बने, इस तरह की कोई गड़बड़ियां न हो, इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार की जांच में पता चला कि ये जो कंपनी है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का अनुपालन नहीं कर रही थी। सवाल है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या है, हम डिटेल में देख लेते हैं उनको। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात करें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को भारत में सबसे पहली बार 1988 में लाया गया था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को 1988 में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट 1940 के ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल रूल 1945 की शेड्यूल एम में रखा था। तो शेड्यूल एम जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो यही नियम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कुछ नियम है, नियमों का समूह है जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि प्रोडक्ट्स की सही क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयों में कोई जहरीला पदार्थ न हो, दवाइयाँ सही क्वालिटी की हो, दवाइयों की बॉटल पर सही लेबल लगा हो, उसके बारे में सही जानकारी हो, कुल मिलाकर सही गुणवत्ता की सही दवाई बाजार तक पहुंचे। इन शॉर्ट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहाँ पर लिखे हुए हैं? शेड्यूल एम में। शेड्यूल एम कहाँ पर है? शेड्यूल एम है औषधि और प्रसाधन नियम 1945 में। ये नियम बनाए गए हैं औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 के आधार पर। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस की बात करें तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जरूरी है ताकि लैब्स की सही गुणवत्ता, सही क्वालिटी और सारी सुविधाओं का रखरखाव किया जा सके। अगर इसकी ज़रूरी बातें देखें तो हम इसमें सबसे पहले तो ये है कि लैब्स का सारा ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सुस्पष्ट होना चाहिए। मतलब कौन क्या काम करता है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये पहले से पूरी तरह से स्पष्टता के साथ तय किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी इस फील्ड में पढ़ाई होनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनके पास पर्याप्त ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद इनके पास बिल्डिंग और फैसिलिटी सारी होनी चाहिए। इसमें अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, लैब्स में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसके अलावा लैब्स में ज़रूरी इक्विपमेंट होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, चालू हालत में होनी चाहिए, सही रिजल्ट्स देने वाली मशीनें होनी चाहिए। लैब्स में जो भी जांच होती है पूरी प्रोसेस एकदम सटीक सही होनी चाहिए, सही रिजल्ट वाली होनी चाहिए। यदि उस सैंपल की जांच दूसरे लैब में की जाती है तब भी वही रिजल्ट आना चाहिए। और लैब में जो भी जांचें होती हैं उन जांच की पूरी जानकारी, उन जांच की पूरी रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड लैब के पास उपलब्ध होना चाहिए। यदि इन नियमों का ढंग से पालन किया जाता है तो सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दवाई बनाने के लिए यानी कफ सिरप बनाने के लिए नॉन फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जा रहा था। इसका मतलब है कि दवाई बनाने में जिन केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा था वे सभी सही गुणवत्ता के नहीं थे, सही शुद्धता के नहीं थे और तय की गई सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थे।
इसलिए कफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है, जो कि एक नेफ्रोटॉक्सिक पदार्थ हैं, मतलब गुर्दे को यानी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। सीडीएससीओ ने यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की है। इसके अलावा एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि डॉक्टर ने सिर्फ दवाई लिखी थी, बनाई नहीं थी। तो इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है वो मामले को तुरंत शांत करने के लिए की जाती है, हड़बड़ी में की जाती है। ज़रूरी तो ये है कि यदि इस तरह की घटनाओं को रोकना है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से लोगों को, मासूम बच्चों को, जानों को बचाना है, तो ज़रूरी है कि सही क्वालिटी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में फिर से इस तरह की घटनाएं ना हो। क्वालिटी को लेकर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल अधिनियम की धारा 27A के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नकली, मिलावट वाली, अवैध या असुरक्षित दवाई बनाता है, बेचता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत कार्रवाई की गई है। बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के मामले में लगाई जाती है। इसमें 5 से लेकर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 376 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी औषधि या दवा में मिलावट करके उसकी प्रभावकारिता को कम करता है, प्रभावशीलता से छेड़छाड़ करता है, तो उसे 1 साल तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें कि दवाई बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट होने तक क्या क्या स्तर होते हैं, तो उनमें सबसे पहले तो होता है कि सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज से लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस मिलता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के तहत। मतलब इस क्षेत्र के लिए ये 2 कानून हैं हमारे पास। मतलब कानून एक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियम है उसका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। लाइसेंस दिया जाता है सीडीएससीओ और एसडीसीए के द्वारा। दूसरी बात, जब एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो फिर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स और एपीआईज की ज़रूरत होती है। ये जो एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, ये दवाइयों में सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट हैं और भारत इनके लिए चाइना पर डिपेंड होता है। तो वो बात अलग है, प्रोसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखने की है। इसके बाद तीसरा स्तर, यहाँ पर पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के बाद लैब्स में, सरकारी लैब्स में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज में दवाइयों को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर बाजार से भी सैंपल लेकर जांच करवा सकता है यदि उन्हें इस तरह का शक है, संदेह है या फिर उन्हें क्वालिटी सुनिश्चित करनी है। तो यदि दवाई सारी सही गुणवत्ता की होती हैं तो दवाई बाजार पहुंच जाती है, और यदि दवाई सही गुणवत्ता की नहीं होती तो दवाई को एनएसक्यू घोषित कर दिया जाता है। एनएसक्यू यानी नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी। फिर इसके बाद दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाती है, और इस तरह की कार्रवाई में चेतावनी देकर छोड़ दिया जा सकता है, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर इसके दवाइयों के निर्माण पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीडीएससीओ की बात करें तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, और ये भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए प्राथमिक रेगुलेटरी बॉडी है। यानी भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को यह संगठन रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? सीडीएससीओ रेगुलेट करता है। स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ की बात करें तो मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस देते हैं, दवाइयों की बिक्री और निगरानी करते हैं। मतलब दवाइयों की बिक्री की निगरानी करते हैं, विज्ञापनों की निगरानी करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों पर गलतियां हो सकती हैं। एक तो दवाइयां बनाने के स्तर पर गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि अभी हुआ है। सर्बिटॉल की जगह सस्ता स्वीटनर यानी डाइथिलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जा रहा था। डाइथिलिन ग्लाइकोल किडनी को नुकसान पहुंचाता है, जहरीला अल्कोहल है, और अभी इस तरह की घटनाएं डाइथिलिन ग्लाइकोल के कारण ही हुई हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद लेबोरेटरीज के स्तर पर भी चूक हो सकती है। यदि सैंपल फेल होते हैं लैब्स में तो अक्सर कंपनियां भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, लैब्स के साथ मिलकर अपने सैंपल को पास करवाती हैं और बैच को मार्केट में उतार देती हैं। इसके बाद जब हम मार्केट जाते हैं तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम दवाइयाँ खरीदें तो हम दवाइयों का बिल लें। बिल लेने के साथ हमें दवाइयों की शीशियों पर, दवाइयों के पैकेट पर कंपनी का नाम, कंपनी का बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट,
एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। यदि इसमें हमें रंग में कोई दिक्कत लगती है तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि दवाई में कोई पार्टिकल है, कोई दूसरे पार्टिकल है, अनयूजुअल पार्टिकल है, तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं दवाई के सॉल्वेंट में साल्ट नीचे तो नहीं बैठ गया है। हमें देखना चाहिए बॉटल पर बैच नंबर, यदि बैच नंबर नहीं हो तो हमें इस तरह की दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम ड्रग लाइसेंस नंबर भी देखना चाहिए। तो यदि इस तरह की सावधानियां हम भी रखते हैं तो भी हम खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और इस तरह की दुखद घटनाओं से बच सकते हैं। और जब भी कफ सिरप, यदि जहरीली कफ सिरप यदि बच्चों को या हम खुद लेते हैं तो इस तरह के कुछ लक्षण हमें लेने के बाद दिखाई देते हैं, और उन लक्षणों में है सांस तेज चलना, उल्टी होना, सुस्ती लगना, बेहोशी होना, दौरा पड़ना, पेशाब कम आना या फिर नहीं लगना, और पेट दर्द होना। तो इस तरह के लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं यदि हमने जहरीली दवाइयों का उपयोग किया है, जहरीली कफ सिरप का उपयोग किया है तो इन सभी स्तरों पर लापरवाहियां नहीं की जानी चाहिए। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर भी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरीज में ईमानदारी से काम किया जाना चाहिए, और हम जब भी इनका उपयोग करते हैं तब भी हमें सतर्कता के साथ दवाइयों का उपयोग करना चाहिए।